हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में। कल यानी कि 14 दिसंबर को आरबीआई ने एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस पर पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ये पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका एनबीएफसीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक बैंक से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इस टेबल में। तो सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी बैंकिंग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि बैंक को बैंकिंग लाइसेंस की जरूरत होती है। एनबीएफसीज को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रेगुलेट किया जाता है, जबकि बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। इसके अलावा एनबीएफसी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। हालांकि टर्म डिपॉजिट के थ्रू लोगों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन बैंक ये सब कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एनबीएफसीज में 100% अलाउड होती है, लेकिन बैंक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% तक अलाउड होती है। इसके अलावा ये जो इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, इनको कोई रिजर्व रेशो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं होती मेंटेन करना, जबकि बैंकों को होती है। इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होता, जैसे कि बैंकों में अगर आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट में पैसा पड़ा है तो 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। और ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और इसके अलावा ट्रांजेक्शन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते जैसे कि बैंक प्रोवाइड करते हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो लगभग 10,000 एनबीएफसी छोटी बड़ी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में। और अगर टॉप 10 एनबीएफसी की बात की जाए 2021 के डेटा के हिसाब से, तो सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड थी। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कि अब श्रीराम फाइनेंस होने वाली है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज। इस तरह की आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 एनबीएफसी आज की डेट में भारत में एग्जिस्ट करती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई पीसीए फ्रेमवर्क यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, तो पीसीए फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे इसके द्वारा सुपरवाइजरी इंटरवेंशन को इनेबल किया जाता है। यानी कि कोई एक सुपरवाइजर है, अगर आपकी सिचुएशन खराब होगी, अगर आपकी मैट्रिक्स सही से मेंटेन नहीं होगी, तो जो सुपरवाइजर होगा वो आपको इंटरवीन कर सकता है, यानी कि दखल दे सकता है और आपको बोल सकता है कि भाई आप रेमेडियल मेजर्स अप्लाई कीजिए, इनिशिएट कीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो इससे पहले ये बैंकों पे यानी कि कमर्शियल बैंक्स पे पीसीए फ्रेमवर्क लागू होता था आरबीआई के द्वारा, लेकिन अब एनबीएफसीज को भी इसके अंडर ले लाया गया है। और इससे ओवरऑल पीसीए फ्रेमवर्क से जो इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आरबीआई ने कल यानी कि 14 दिसंबर को एनबीएफसीज के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब यह है कि जो भी आरबीआई के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स रिक्वायरमेंट होगी, अगर उससे कम होती है एनबीएफसीज की, तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकेंगी। और ऐसा करने से अब एनबीएफसीज भी ऑलमोस्ट बैंक्स के बराबर हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सुपरविजन और रेगुलेटरी रीच। यानी कि जैसे कि बैंकों के ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनको सुपरवाइज किया जाता है, इस तरह से एनबीएफसीज को भी अब सुपरवाइज किया जाएगा। और ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है एनबीएफसीज के लिए 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। यानी कि उनको कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपनी मैट्रिक्स को इंप्रूव कर सकें और इसके लिए रेडी हो सकें। और अगर बात की जाए कि क्या ये जो 10,000 एनबीएफसीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में सब पे लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। ये उन एनबीएफसीज पे लागू होगा जो कि डिपॉजिट के थ्रू लोगों से पैसा लेती हैं, या लार्ज वंस हैं। लार्ज वंस का मतलब कि उनका असेट साइज अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा है या डिपॉजिट के थ्रू वो पैसा लेती हैं, तो उनके ऊपर ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा। हालांकि अगर कोई एनबीएफसी ऐसी है जो कि डिपॉजिट के थ्रू लोगों से पैसा नहीं लेती है और उसका असेट साइज भी 1,000 करोड़ से कम है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड अगर कोई एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उनको इससे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत रेगुलेट की जाती हैं, तो उनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है।
तो ओवरऑल इससे जो 10,000 में से जो कुछ ही बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। हालांकि आरबीआई और भी जो एनबीएफसीज इस क्राइटेरिया के अंतर्गत इसके अंदर नहीं आ रही है, उनके ऊपर भी ये एक्शन ले सकता है अगर उनको लगता है कि उनकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स काफी खराब हो रही हैं। तो अब अगर बात की जाए कि वो कौन से इंडिकेटर या फाइनेंशियल मैट्रिक्स होंगे पीसीए फ्रेमवर्क के जिसके बेसिस पे आरबीआई जो एनबीएफसीज की परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, और अगर वो इन इंडिकेटर्स पे डिप करती है उनकी परफॉर्मेंस तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो इस टाइप की 3 मैट्रिक्स होंगी। पहली होगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जिसको कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो भी बोला जाता है। और बहुत ही आसान भाषा में ये वो कैपिटल होती है जो कि रिस्क के अगेंस्ट बैंक एक रिटेन रखता है, यानी कि इसका पर्पस होता है कि अगर कल को कोई लॉसेस हो तो बैंक उसको झेल पाए इससे पहले कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा इंडिकेटर होगा टीयर वन कैपिटल। टीयर वन कैपिटल मतलब कि कोर कैपिटल जो कि बैंक के रिजर्व में रखी जाती है ताकि वो बैंक अपने क्लाइंट्स की बिजनेस एक्टिविटीज को फंड कर पाए। इसमें जैसे कि इक्विटी कैपिटल, डिस्क्लोज्ड रिजर्व और कुछ अन्य असेट्स आती हैं। और तीसरा होगा नेट एनपीए रेशो, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगेंस्ट दी ओवरऑल जितने भी लोन्स दे रखे हैं। जो नेट एनपीए होते हैं वो एक्चुअल लॉस होता है जो कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा फेस किया जाता है। तो ये तीनों फाइनेंशियल मैट्रिक्स होंगी जिसके बेसिस पे आरबीआई एनबीएफसीज के अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो अब अगर बात की जाए एक्चुअल पीसीए फ्रेमवर्क की, तो आप ये देख सकते हैं जो तीनों इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए, तो आरबीआई की जो रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 15% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होनी चाहिए, 10% की टीयर वन कैपिटल रेशो होनी चाहिए। और एनपीए से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यानी किसी एनबीएफसी की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 15% से कम हो जाती है और 12% तक रहती है तो वो थ्रेशोल्ड 1 अप्लाई होगा। अगर वो 12% से कम होती है और 9% तक रहती है तो थ्रेशोल्ड 2 अप्लाई होगा। और अगर 9% से भी कम हो जाती है तो थ्रेशोल्ड 3 अप्लाई होगा। सिमिलरली टीयर वन कैपिटल रेशो में अगर 10% से कम हो जाती है और 8% तक रहती है तो थ्रेशोल्ड 1 अप्लाई होगा। और अगर 8% से कम होकर 6% तक रहती है तो थ्रेशोल्ड 2 अप्लाई होगा। और अगर 6% से भी नीचे चली जाती है तो थ्रेशोल्ड 3 अप्लाई होगा। और एनपीए रेशो के चक्कर में अगर 6% से ज्यादा हो जाती है और अप टू 9% रहती है तो थ्रेशोल्ड 1 अप्लाई होगा। और 9 से 12% के बीच में थ्रेशोल्ड 2, और 12% से ज्यादा अगर हो जाते हैं एनपीए रेशो तो थ्रेशोल्ड 3 अप्लाई होगा। तो इन थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? तो थ्रेशोल्ड 1 में अगर एनबीएफसीज अगर इस थ्रेशोल्ड में आते हैं तो उनके डिविडेंड और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसके अलावा प्रमोटर्स को बोला जाएगा, शेयर होल्डर को बोला जाएगा कि भाई नई इक्विटी आप इन्फ्यूज करो और अपने लीवरेज को कम करो। और अगर थ्रेशोल्ड 2 अगर अप्लाई किया गया तो थ्रेशोल्ड 1 तो लगाया ही जाएगा, उसके अलावा इनके ब्रांच एक्सपेंशन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकेंगी। और थ्रेशोल्ड 3 जब अप्लाई होगा यानी कि उस क्राइटेरिया में एनबीएफसीज फॉल करेंगे तो उनके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी रोक लगाई जाएगी। जो कि जैसे कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को छोड़ के अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा जो उनकी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस और रिडक्शन लगाई जाएंगी। तो ये कुछ स्पेसिफाई की गई है आरबीआई के द्वारा। हालांकि इसके अलावा भी कोई भी डिस्क्रिशनरी एक्शन लिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी हालत खराब है एनबीएफसीज की। तो अब अगर बात की जाए कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये क्या अच्छा स्टेप है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि कुछ एनबीएफसीज इंसॉल्वेंट हो गई, जैसे कि आईएलएफएस थी, उसके बाद रिलायंस कैपिटल की भी यही प्रॉब्लम देखी गई। तो मुझे लगता है कि इस स्टेप से आरबीआई सही टाइम पे इंटरवीन कर पाएगा और इंसॉल्वेंट होने से पहले ही रिमीडियल एक्शन ले पाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। हालांकि एनबीएफसीज ने इसको इतना पॉजिटिवली नहीं लिया है और आज हमने देखा कि एनबीएफसीज जितने भी थे उनके शेयर काफी गिरे। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विन विन सिचुएशन होगी और जो भी शेयर होल्डर्स हैं एनबीएफसीज के या जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए अल्टीमेटली हेल्प करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।